ईशा के नीचे आते ही अमन, काव्या, अनुपमा जी और अनुपमा जी के पति संजीव डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अमन, जिसने ईशा को पहले नहीं देखा था, ईशा को देख कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप हमारी भाभी हैं। इस पर ईशा कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खड़ी रहती है। अमन कहता है, देखो, आप हम लोगों से पहले नहीं मिली हो, इसलिए मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ। इनका नाम अनुपमा है, ये मेरी और AR की माँ है। ये पापा है मिस्टर संजीव, और ये काव्या है मेरी पत्नी, और मेरा नाम अमन है। अमन की पूरी बात सुनकर ईशा एक फीकी सी स्माइल करती है। अमन आगे कहता है, आप इस घर की बहू हैं तो उसके नाते आपको माँ पापा के पैर छूने चाहिए। ईशा को अमन की बात सही लगती है, इसलिए वो संजीव जी के पैर छूने के लिए उनके पास जाती है और जैसे ही झुकने लगती है तभी एक गुस्से वाली आवाज गूंजती है, बीवी। अथर्व की आवाज सुनकर ईशा खड़े होकर उसकी तरफ देखती है। अथर्व सीढ़ियों से स्टाइल में उतरते हुए कहता है, इस घर में तुम्हारा मेरे सिवा और किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये जो रिश्ते तुम देख रही हो, इन्हें निभाने की तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब खोखले रिश्ते हैं जो मुझ पर जबरदस्ती थोपे गए हैं, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इन्हें निभाओ। समझी तुम? अथर्व की आवाज गुस्से से इतनी भरी हुई थी कि ईशा डर जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती। अथर्व सर्वेंट को आवाज लगाता है, माथुर, नाश्ता लगाओ। उसकी लाल आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। ईशा की हिम्मत नहीं थी कि वो उसे देखकर भी बोल सके। सब लोग हैरानी से अथर्व को देखते रह जाते हैं। अनुपमा जी के चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। अथर्व ईशा का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल तक ले जाता है और खुद हेड चेयर पर बैठ जाता है। ईशा अभी भी खड़ी रहती है। अथर्व सामने देखते हुए गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ खड़े रहने के लिए नहीं लाया हूँ। चुपचाप बैठो और नाश्ता करो, उसके बाद दवाई ले लेना। ईशा सिर हिलाकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। बाकी सब भी टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। सामने बैठे सौतेले पापा संजीव को देखकर अथर्व का गुस्सा और बढ़ता जाता है। आखिरकार वो गुस्से से कांपने लगता है और बिना नाश्ता किए ही ऑफिस निकल जाता है। अथर्व ऑफिस जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी पीछे से ईशा कहती है, सुनिए। लेकिन ईशा की आवाज सुनकर अथर्व रुकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ता रहता है। ईशा अथर्व के पीछे आते हुए कहती है, सुनिए सुनिए ना, हमें आपसे बात करनी है, प्लीज रुकिए तो। अथर्व, जो खुद अपने ही गुस्से से कांप रहा था, ईशा की आवाज सुन गुस्से से पीछे पलटकर कहता है, क्या है, मेरा पीछा क्यों कर रही हो? उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। ये सुन बेचारी ईशा, जो अभी उसके पास आ रही थी, एक जगह खड़ी रह जाती है और डर से कांपने लगती है। अथर्व ईशा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बोलोगी? क्या हुआ है? अथर्व के गुस्से को देखते हुए ईशा कुछ बोल ही नहीं पाती। अथर्व फिर गुस्से से कहता है, अब क्यों बोलती? बंद हो गई तुम्हारी? मुंह में दही जम गया है क्या? बोलो। ईशा और ज्यादा डर जाती है। अथर्व एक बार फिर गरजता है, जब बोलना चाहिए तब तुम चुप रहती हो, और जब नहीं बोलना चाहिए तब तुम्हारा मुंह खुल जाता है, क्यों? ईशा अब भी चुप रहती है। अथर्व उसकी बाजू पकड़कर कहता है, देखो, मुझे पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम्हारा चुप रहना मुझे और भड़का रहा है, इसलिए सीधा सीधा बोलो कि क्या चाहती हो। ईशा नजरें झुकाकर डरते हुए कहती है, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। ईशा की बात सुनकर अथर्व उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, कहीं नहीं जाओगी तुम। अथर्व के छोड़ते ही ईशा 2 कदम पीछे हट जाती है। अथर्व वहां से जाने को होता है कि तभी ईशा हिम्मत जुटाकर फिर कहती है, प्लीज थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अथर्व जाते जाते गुस्से से कहता है, खबरदार, अगर अपना एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो, वरना मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। उसकी बात सुनकर ईशा सहम जाती है, पर फिर भी हिम्मत कर कहती है, हम जल्दी लौट आएंगे और आज तो मकर संक्रांति है, आज के दिन तो हमें जाने दीजिए। अथर्व ठंडी और कड़वी आवाज में कहता है, अथर्व राठौर के लिए कोई त्योहार मायने नहीं रखता, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। ईशा रोते रोते फिर कहती है, प्लीज जाने दीजिए। पर इस बार अथर्व बिना कोई जवाब दिए कार में बैठकर निकल जाता है। लेकिन आज ऑफिस की छुट्टी थी, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन था। वो शहर से दूर अपने विला चला जाता है, जिसके नेम प्लेट पर लिखा था -AR विला। अथर्व विला में जाकर सीधे अपने मास्टर बेडरूम में जाता है, कोट उतारकर बेड पर फेंकता है और एक सिगरेट लेकर बालकनी में चला जाता है। दूर फैले जंगल को देखते हुए सिगरेट जलाता है और लंबे लंबे कश लेने लगता है। करीब आधा घंटा ही बीता था कि तभी फोन बजता है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो कॉल उठाता है और जैसे ही दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अथर्व बिना देर किए कमरे और फिर विला से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ईशा राठौर मेंशन से भाग चुकी थी। वो अपने पापा से मिलना चाहती थी, इसलिए अथर्व के जाते ही घर से निकलने की कोशिश करती है। गार्ड्स उसे रोकते हैं तो वो बैकयार्ड से दीवार लांघकर बाहर निकल जाती है। यही खबर किसी ने अथर्व को फोन पर दी थी।
इसी वजह से उसका गुस्सा और भड़क उठा। ड्राइव करते हुए वो पारस को कॉल करता है और दांत भींचते हुए कहता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 5 मिनट। मुझे ईशा की लोकेशन चाहिए और अगर टाइम पर नहीं दी तो अपनी मौत का तरीका खुद चुन लेना। अथर्व के गुस्से को सुनकर पारस के माथे पर पसीना आ जाता है। कॉल कटते ही वो लोकेशन निकालने में जुट जाता है और 5 मिनट पूरे होने से पहले ही अथर्व को भेज देता है। लोकेशन मिलते ही अथर्व तेज रफ्तार से ड्राइव करता है। उधर ईशा सड़क पर भाग रही थी। उसके पैरों में अभी भी दर्द था, फिर भी वो बिना अंजाम की परवाह किए दौड़ रही थी। तभी सामने से एक कार तेजी से आती हुई दिखती है। ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि अथर्व ही था। अथर्व गुस्से से लाल आंखों से ईशा को घूरते हुए और स्पीड बढ़ाता है। ईशा डर से जड़ हो जाती है। उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो आंखें बंद कर लेती है। कार ईशा से कुछ कदम की दूरी पर पहुंचती है और अचानक ब्रेक लगती है। टायरों की चीख के साथ कार ठीक उसके सामने रुक जाती है। कार और ईशा के बीच मुश्किल से 1 मीटर का फासला था। अथर्व झटके से कार से बाहर आता है, उसकी बाजू पकड़कर चिल्लाता है, हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की? मैंने साफ कहा था कि कदम बाहर मत रखना। एक ही दिन में तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। ईशा कांपते हुए कहती है, मुझे पापा से मिलना था, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उनसे मिलने के बाद मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी। अथर्व गरजता है, अब तुम पूरी जिंदगी अपने पापा से नहीं मिल पाओगी। रूल्स तोड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? ईशा अब और नहीं सह पाती और वहीं फूट फूट कर रो पड़ती है। ईशा रो रही थी लेकिन अथर्व बार बार इधर उधर देख रहा था क्योंकि उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। अथर्व अपने आसपास की हर चीज बहुत जल्दी नोटिस कर लेता था, बिना किसी की नजर में आए। अभी भी वो वही कर रहा था और उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दिन का समय होने के बावजूद शिमला का मशहूर माल रोड पूरी तरह खाली पड़ा था। यहाँ तक कि मार्केट में भी एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। इसी चीज को देखकर अथर्व ईशा से कहता है, ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत करो और चलकर गाड़ी में बैठो। ईशा रोते हुए हिम्मत जुटाकर उसकी बाजू छुड़ाते हुए कहती है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने पापा के पास जाएंगे। आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन हमें नहीं जाना। अथर्व फिर से ईशा की बाजू पकड़कर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जब मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी में बैठो तो बैठो, एक बार में बात सुन लिया करो, वरना। ईशा उसकी बात काटते हुए उसी टोन में बोल उठती है, वरना क्या कर लेंगे आप? पहले जो बदला आपने मुझसे 4 फेरों की शादी करके लिया, और अगर अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो क्या करेंगे आप? मुझे बेच देंगे, ताकि जिस तरह आपने मुझे नोचा था वैसे और लोग भी। ईशा की बातें सुनकर अथर्व की नसें गुस्से से तन जाती हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अथर्व चीखता है, चुप, एकदम चुप, खबरदार अगर एक लफ्ज और मुंह से निकाला तो। ईशा गुस्से में बोल पड़ती है, क्यों चुप रहूं? सच्चाई सुनकर बुरा लग रहा है या सहा नहीं जा रहा? वैसे आपके पास एक ही चीज है करने को, माइनस वही जो आपने अपनी फर्स्ट नाइट किया था, वही दोबारा कर लीजिए। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक अपने पापा से नहीं मिल लेती। ईशा बाजू छुड़ाकर जाने लगती है। उसे जाते देख अथर्व की आंखें और भी लाल हो जाती हैं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। ईशा ने सब कुछ कह तो दिया, लेकिन उसके भीतर डर साफ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शादी के बाद से वो अपने पापा से नहीं मिली थी। शादी वाले दिन भी अथर्व ने रवि जी पर गोली चला दी थी, इसलिए वो अपने पापा से मिलने को बेचैन थी। मगर अथर्व उसे जाने ही नहीं दे रहा था। गुस्से में आकर वो उसका सामना कर रही थी, लेकिन अंदर से बुरी तरह डर रही थी। अथर्व गुस्से से ईशा की ओर बढ़ता है। तभी ईशा की नजर एक घर की छत पर जाती है। वहां काले कपड़े और मास्क पहना एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में गन थी और वो सीधा अथर्व पर निशाना साधे हुए था। ईशा के होश उड़ गए। उसने अथर्व को देखा, उसके दिल पर लाल लेजर डॉट दिख रही थी। ईशा घबरा उठी। वो शख्स ट्रिगर दबाने ही वाला था कि ईशा भागते हुए अथर्व की तरफ दौड़ी और उसके गले से लिपट गई। उसी पल गोली चलती है, लेकिन वो सीधा एक दुकान के शीशे के दरवाजे पर जाकर लगती है। कांच चकनाचूर हो जाता है। अथर्व की नजर तुरंत उस छत पर जाती है। आदमी घबराकर भाग निकलता है। अथर्व पहले ईशा को देखता है। वो डर से उसके साथ चिपकी हुई थी और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। ईशा धीरे धीरे अपना चेहरा उठाकर उसे देखती है। अथर्व गहरी आवाज में कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो ईशा को खड़ा करता है और गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन ईशा वहीं खड़ी रह जाती है। क्या हुआ? चलो, अथर्व झुंझलाकर कहता है। ईशा जिद करती है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे पापा के पास जाना है। अथर्व गुस्से से दहाड़ता है, तुम पागल हो क्या? अभी अभी मुझ पर गोली चली है और तुम पापा पापा कर रही हो। यहाँ अब कुछ भी हो सकता है, हमें निकलना होगा। ये कहकर वो ईशा को जबरदस्ती कार में बिठाकर दरवाजा लॉक कर देता है। खुद भी दूसरी तरफ से बैठने ही वाला था कि तभी कई BMW कारें आती दिखाई देती हैं।
उनमें काले कपड़े पहने हथियार बंद लोग बैठे थे। अथर्व की आंखें गहरी हो जाती हैं। वो तुरंत कार स्टार्ट करता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। BMW कारें उसका पीछा करने लगती हैं। ईशा डरते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज धीरे चलाइए। अथर्व लाल आंखों से उसे देखता है और भी तेज स्पीड से सुनसान रास्ते की ओर निकल जाता है। पीछा करती कारें भी वहीं आ जाती हैं। अचानक अथर्व कार घुमाकर उनकी ओर मोड़ देता है। कार की बैक सीट से एक बटन दबाते ही हथियारों का जखीरा सामने आ जाता है। ईशा डर के मारे हांफने लगती है। अथर्व 2 गन और 2 चाकू निकालता है। वो कार से बाहर निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें चील जैसी पैनी थीं। उसने दोनों हाथों से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधा ड्राइवरों के सिर पर लगीं और कुछ कारें आपस में टकराकर पलट गईं। ईशा कार के अंदर कांप रही थी। अथर्व की फाइटिंग स्किल्स हैरान कर देने वाली थीं। लेकिन जैसे ही उसकी गोलियां खत्म हुई, दुश्मन और भड़क गए। अब वे हाथों में हथियार लेकर उसकी ओर दौड़े। अथर्व ने कमर से चाकू निकाले और बेरहमी से एक एक कर सबको मार गिराया। किसी का हाथ काट दिया, किसी का गला। सड़क पर लाशों का ढेर लग गया। ईशा ये मंजर देखकर दहशत में चीख पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लड़ाई के बाद अथर्व का सफेद शर्ट खून से लाल हो चुका था। वो कार की ओर बढ़ ही रहा था कि पीछे से एक जख्मी आदमी गन लेकर निशाना साधता है। लेकिन उससे पहले ही एक गोली उसके सिर के आर पार हो जाती है। ये गोली अथर्व के पर्सनल बॉडीगार्ड गौतम ने चलाई थी। गौतम और उसकी टीम आ चुके थे। सर आप ठीक तो हैं? गौतम पूछता है। मैं ठीक हूँ, अथर्व ठंडी आवाज में जवाब देता है। वो आदेश देता है, सबको ठिकाने लगा दो। कुछ ही देर में सड़क ऐसे साफ हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अथर्व ईशा को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाता है। गौतम ड्राइव करता है और सीधे AR मेंशन की ओर ले जाता है। गौतम अथर्व के कहे अनुसार AR मेंशन की ओर चल देता है। अथर्व के बॉडीगार्ड भी उसके पीछे आ रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग AR मेंशन पहुंचते हैं। गाड़ी रुकते ही अथर्व ईशा को अपनी गोद में ले अपने मास्टर बेडरूम की ओर चल पड़ता है और जाते हुए गौतम से कहता है, डॉक्टर को बुलाओ। अथर्व की बात सुन गौतम डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। अथर्व रूम में पहुंच ईशा को बेड पर लिटा ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद अथर्व नहाकर दूसरे कपड़े पहन वॉशरूम से बाहर निकलता है। तब तक डॉक्टर भी आ गए थे। डॉक्टर को देख अथर्व को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से घूरते हुए डॉक्टर को देखने लगता है। अथर्व को इस तरह घूरता देख डॉक्टर की हिम्मत नहीं होती कि वो ईशा को हाथ लगा सके। अथर्व दांत पीसते हुए गौतम जो पास ही खड़ा हुआ था उससे कहता है, क्या इंडिया में फीमेल डॉक्टर नहीं है? गौतम अथर्व की बात समझ चुका था, इसलिए वो जल्दी से डॉक्टर को रूम से ले निकल जाता है और थोड़ी देर बाद फीमेल डॉक्टर के साथ वापस आता है। फीमेल डॉक्टर ईशा को चेक करने लगती है। चेक करने के बाद फीमेल डॉक्टर कहती है, ये डर की वजह से बेहोश हो गई हैं और इन्हें थोड़ा फीवर भी है, तो ध्यान रखिए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। उसके बाद गौतम डॉक्टर को छोड़ने के लिए वहां से चला जाता है। अथर्व सोफे पर बैठ अपने ऑफिस का काम करने लगता है। अभी अथर्व अपना ऑफिस का काम कर ही रहा था कि तभी उसे ईशा के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है। वो ईशा के पास आता है और देखता है कि ईशा पसीने से लथपथ है और साथ ही नाक में गर्दन हिलाते हुए बड़बड़ा रही है। उसका बड़बड़ाना ऐसा था जिसे अथर्व समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ईशा की एक बात जो अथर्व को अच्छे से समझ आ रही थी वो थी, नहीं ऐसा मत करो, वो मर जाएगा, मत मारो। इससे ज्यादा अथर्व को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर और देखने के बाद जब ईशा ज्यादा पैनिक करने लगती है तो अथर्व उसे उठाने को होता है कि तभी ईशा चिल्लाते हुए एकदम से खुद उठ जाती है। नहीं, इस वक्त ईशा की आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। ईशा को अचानक चिल्लाते देख अथर्व उसके पास बैठ उसे कंधे से पकड़ कहता है, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? ईशा जो अब तक अपने डर की वजह से सामने देख रही थी, अथर्व की आवाज सुनकर उसकी ओर देखती है। अथर्व को देखते ही उसे अभी कुछ देर पहले की सारी बातें याद आ जाती हैं और वही चीजें अपने सपने में भी देख रही थी। ये याद करते ही ईशा अथर्व का हाथ झटकती है और जल्दी से उठकर बेड से खड़ी हो जाती है। डर और घबराहट के मिले जुले भाव के साथ अथर्व से कहती है, दूर दूर रहो, मेरे पास मत आना, तुम कातिल हो, खूनी हो तुम, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। और ये कहते हुए ईशा दीवार से लगकर फर्श पर बैठ रोने लगती है। ईशा को इस तरह देखकर अथर्व की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं और वो ईशा को देखने लगता है। कुछ देर बाद अथर्व ईशा के पास जाकर पंजों के बल बैठ कहता है, ये नाटक बंद करो, मुझे ये सब पसंद नहीं, उठो यहाँ से और बेड पर जाकर बैठो। ईशा मना करते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं नहीं रहूंगी अब यहाँ। ईशा जल्दी से उठ रूम से बाहर जाने को होती है कि अथर्व उसे बाजू से पकड़ अपनी ओर खींचता है, जिससे ईशा जाकर सीधे अथर्व की चेस्ट से टकरा जाती है।
ईशा दूर होती है, लेकिन अथर्व उसकी दूसरी बाजू पकड़ अपने करीब करते हुए कहता है, कहीं नहीं जाओगी तुम यहाँ से, समझी? मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने भी नहीं दूंगा, चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ईशा अपने हाथों से अथर्व की चेस्ट पर मारते हुए कहती है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम कातिल हो, तुम खूनी हो। तुमने कितने सारे लोगों की जान ली है, कितनी बेरहमी से मारा है तुमने उन लोगों को। तुम हैवान हो और मैं एक हैवान के साथ नहीं रह सकती। तुम राक्षस हो। ईशा ये सब बोलते हुए बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। उसे इतना पैनिक करते देख अथर्व घबरा जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से शांत नहीं हो रही थी। आज तो अथर्व का गुस्सा भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए अथर्व ईशा की बाजू छोड़ उसकी गर्दन पकड़ता है और अपने हार्ड लिप्स उसके सॉफ्ट लिप्स पर रख देता है। ईशा, जो अभी भी बोल रही थी, उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वो अथर्व को अपने से दूर करने की कोशिश करती है, पर नहीं कर पाती, क्योंकि अथर्व की ताकत के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। अथर्व उसे किस करते हुए बेड पर ले जाता है, लेकिन कुछ ही देर में अथर्व खुद भूल जाता है कि वो ईशा को शांत करने के लिए किस कर रहा है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अथर्व ईशा के लिप्स पर बहुत ज्यादा पैशनेटली किस कर रहा था। 20 मिनट बाद जब अथर्व को एहसास होता है कि ईशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह ईशा के लिप्स छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही गर्दन पर झुकने लगता है, ईशा उसे धक्का देकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है और गुस्से से उंगली दिखाते हुए कहती है, खबरदार, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की। ये कहकर ईशा वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर दरवाजे से लगकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अपनी आंखों के सामने इतना कत्लेआम देखकर ईशा सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। वो अपने दिमाग से उन नजारों को निकाल नहीं पा रही थी। अथर्व के चेहरे पर, कपड़ों पर, हाथों पर, हर जगह खून और अथर्व का लोगों को बेरहमी से मारना ईशा के लिए भूल पाना इम्पॉसिबल था। ईशा के थप्पड़ मारने से अथर्व को बहुत गुस्सा आया। वो बेड से खड़ा होकर जिम में चला जाता है, क्योंकि वो ईशा के पास रहकर उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। ये वक्त जिम जाने का सही समय नहीं था, पर उसके बावजूद अथर्व जिम चला जाता है और वहाँ रनिंग मशीन पर दौड़ने लगता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। 1 घंटा बीत जाता है, पर अथर्व रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसी वक्त गौतम और पारस जिम में आते हैं और अथर्व के पास खड़े हो जाते हैं। अथर्व का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पारस और गौतम को देख रुक जाता है और तौलिए से पसीना साफ करने लगता है। अथर्व के बिना पूछे ही गौतम कहता है, सर, आप पर हमला दुबई के माफिया लॉरेंस ने करवाया है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉरेंस माफिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है, लेकिन वो पहले पर आना चाहता है। इसीलिए उसने आप पे हमला करवाया ताकि आपको मारकर आपकी पोजीशन ले सके। और उसने जिससे हमला करवाया है वो माफिया वर्ल्ड की एक छोटी गैंग है, जिसके लीडर का नाम डेविड है, जो इस वक्त हमारी कैद में है। गौतम की बात पूरी होते ही अथर्व के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो सामने नजरें कर अपनी ठंडी आवाज में कहता है, गाड़ी निकालो। अथर्व के कहते ही पारस और गौतम वहां से चले जाते हैं। अथर्व अपने रूम में जाकर व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट पहनता है और कमरे से निकल जाता है। वो इस बात पर भी ध्यान नहीं देता कि ईशा कमरे में है भी या नहीं। गौतम ड्राइव कर रहा था, पारस पैसेंजर सीट पे बैठा था और अथर्व बैक सीट पर। तीनों लोग जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल बहुत खतरनाक था। वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियां थीं। वे लोग जंगल के अंदर तक जाते हैं और एक जगह गाड़ी रुकती है। तीनों लोग कार से उतरते हैं। अथर्व आगे चल रहा था, पारस और गौतम उसके पीछे। सामने एक पुराना घर था जो बाहर से खंडहर लगता था, लेकिन अंदर से बहुत आलीशान था। वहाँ हर तरह के हथियार मौजूद थे और कई सारे लोग भी, जिन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और जिनके लेफ्ट साइड पर एक ईगल का निशान बना हुआ था। ये ईगल अथर्व की गैंग की निशानी थी। अथर्व की गैंग को माफिया वर्ल्ड में ब्लैक ईगल के नाम से जाना जाता था। अथर्व जाकर एक किंग साइज चेयर पर पैर रखकर बैठ जाता है और सामने कुर्सी पर बंधे शख्स को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर बेइंतहा डर था। वो शख्स डरते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने जो गलती की है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ दूंगा, पर प्लीज मुझे बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये शख्स कोई और नहीं, डेविड ही था। अथर्व, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, अपनी ठंडी आवाज में कहता है, अथर्व राठौर गलती करने वाले को कभी माफ नहीं करता, बल्कि उसे सजा देता है। और जो गलती तुमने की है, मैं उसकी तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें कांप उठेंगी। अथर्व अपने एक सोल्जर को इशारा करता है तो वो वायर लेकर आता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा था। ये देखकर डेविड गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। पर अथर्व कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। सोल्जर डेविड को 2 झटके देता है कि तभी अथर्व की आवाज आती है, मजा नहीं आ रहा, वोल्टेज बढ़ा दो और इस बार वोल्टेज 440 वोल्ट होनी चाहिए। अथर्व की बात सुनते ही डेविड की जैसे आत्मा ही बाहर निकल गई हो। वो अथर्व को देख रहा था, पर उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। दूसरा सोल्जर वायर में करंट बढ़ा देता है और पहला सोल्जर 440 वोल्ट का करंट डेविड को लगा देता है।
उसकी चीखें उस जगह गूंजने लगती हैं। अथर्व भावहीन चेहरे से डेविड को देख रहा था। डेविड की चीखें किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थीं। गौतम को इन सब की आदत थी, क्योंकि वो अथर्व के ऐसे कामों में हमेशा उसके साथ रहता था, पर पारस को नहीं थी। इसी वजह से पारस के पसीने छूट रहे थे, उसके पैर डर से कांप रहे थे। गौतम के लिए भी ये आसान नहीं था। वो अथर्व की क्रूरता से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, पर फिर भी उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अथर्व बहुत सनकी इंसान था। उसके गुस्से का कोई तोड़ नहीं था, और उसके गुस्से में कौन कब जल जाए किसी को नहीं पता। कुछ देर बाद डेविड की चीखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसकी सांसें रुक चुकी थीं। करंट की वजह से उसका शरीर आधे से ज्यादा जल चुका था। अथर्व अपनी जगह से खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। गौतम और पारस भी उसके पीछे आते हैं और फिर वे लोग एआर मेंशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों एआर मेंशन पहुंचते हैं। अथर्व सीधा अपने मास्टर बेडरूम में जाता है। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बेड पर जाती है, जहां इस वक्त कोई नहीं था। बेड पर ईशा को न पाकर अथर्व की नजरें गहरी हो जाती हैं। वो पूरे कमरे में नजर दौड़ाता है, लेकिन ईशा दिखाई नहीं देती। अथर्व बालकनी, ड्रेसिंग रूम सभी जगह देखता है, पर उसे ईशा कहीं नहीं मिलती। ईशा के न मिलने से अथर्व बहुत ज्यादा घबरा गया था। अब ऐसा क्यों था, ये तो अथर्व ही जानता था। अथर्व ईशा को ढूंढ रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसने आखिरी बार ईशा को वॉशरूम जाते हुए देखा था। अथर्व जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन उसे ईशा वहां भी नहीं मिलती। ईशा को ना पाकर अथर्व बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। वो जल्दी से नीचे आता है और पारस से कहता है, ईशा की लोकेशन ट्रेस करो जल्दी। अथर्व की बात सुन पारस तुरंत अपने फोन में लोकेशन ट्रेस करने लगता है और कुछ देर बाद कहता है, मैडम इस वक्त सिटी में अपने घर पर हैं। पारस की बात सुनकर अथर्व की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं, पर वो कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी ओर ईशा अपने पापा के पास अपने घर पहुंच चुकी थी। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। ईशा जल्दी से अंदर जाती है और देखती है कि रवि जी भगवान के सामने खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रवि जी कहते हैं, न जाने किन हालातों में होगी मेरी बच्ची, उसे खुश रखना महादेव और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उनकी बात पूरी होते ही पीछे से आवाज आती है, पापा। ईशा की आवाज सुनते ही रवि जी पलटकर उसे देखते हैं। उन्हें देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे तुरंत ईशा को गले लगा लेते हैं। ईशा भी रोते हुए पापा से लिपट जाती है। रवि जी उसे चुप कराते हुए कहते हैं, बस बेटा, रोते नहीं हैं, आप तो मेरी बहादुर बेटी हो। उनकी बातों से ईशा का रोना थोड़ा कम होता है, लेकिन वो सुबकते हुए कहती है, हम वापस नहीं जाएंगे। वो बहुत बुरा इंसान है, कातिल है, खूनी है, हैवान है, हम कभी वापस नहीं जाएंगे। रवि जी उसे सीने से लगाए हुए कहते हैं, हाँ बेटा, मत जाना, लेकिन अब रोना बंद करो। उन्हें पता था कि ज्यादा रोने से ईशा के चेहरे पर सूजन आ जाएगी, इसलिए वे उसे शांत कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ईशा बिल्कुल चुप हो जाती है। रवि जी प्यार से पूछते हैं, खाना खाया तूने? ईशा गर्दन हिलाकर ना में जवाब देती है, नहीं खाया। रवि जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, मेरे हाथ से खाना खाएगा? ईशा भी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ। इसके बाद रवि जी रसोई से खाना लाकर खुद अपने हाथ से उसे खिलाते हैं। 2-3 दिन बाद पापा को सामने पाकर और उनका प्यार महसूस करके ईशा की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू पोंछकर खाना खा लेती है। वो भी पापा को निवाला खिलाती है। खाना खत्म होने के बाद ईशा पूछती है, पापा, आपका पैर कैसा है? अब ठीक है ना? रवि जी उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ बच्चे, बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा घाव है, कुछ दिनों में भर जाएगा। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। ईशा और रवि जी तुरंत दरवाजे की ओर देखते हैं। सामने अथर्व खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। ईशा डरकर पापा का हाथ पकड़ लेती है और रवि जी भी उसे अपने पीछे कर लेते हैं। ये देखकर अथर्व एटीट्यूड के साथ कहता है, आप क्या सोचते हैं, आप उसे अपने पीछे छुपा लेंगे तो मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा? तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब ईशा आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी पत्नी है, ईशा अथर्व राठौर, इसलिए वो मेरे साथ जाएगी। आपकी भलाई इसी में है कि आप प्यार से अपनी बेटी को उसके पति के साथ विदा करें, वरना मैं जबरदस्ती ले जाना भी जानता हूँ। रवि जी विनम्र स्वर में कहते हैं, देखो, मेरी ईशु को मेरे पास रहने दो, वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। उससे जो गलती हुई है उसकी सजा तुम उसे दे चुके हो, अब मेरी बेटी को छोड़ दो। अथर्व गहरी नजरों से रवि जी को देखते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो चीज एक बार अथर्व राठौर की हो जाती है वो फिर कभी किसी और की नहीं होती, और ना ही मैं उसे अपने आप से दूर करता हूँ। इसलिए एक अच्छे पिता की तरह अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए मेरे साथ भेज दीजिए। फिर गर्दन तिरछी कर ईशा की ओर देखकर कहता है, बीवी, लगता है तुम्हें भागने का शौक है। आज एक दिन में 2-2 बार भाग चुकी हो, लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अब तक मैं शांत खड़ा हूँ, क्योंकि तुमने आज मुझ पर एक एहसान किया था, और अथर्व राठौर किसी का एहसान अपने सर नहीं रखता, इसलिए अब तक तुम अपने घर पर हो, वरना किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे फैसले के खिलाफ जा सके।
लेकिन अब बहुत हो गया। तुम अपने पापा से मिल चुकी हो और वो बिल्कुल सही सलामत है, इसलिए अब मेरे साथ चलो। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। ईशा डर से कांप रही थी। रवि जी बोलते हैं, इसे 2-3 दिन यहीं रहने दो, फिर मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। अथर्व व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहता है, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या ससुर जी? क्या मैं नहीं जानता आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर मैं ईशा को यहाँ छोड़कर गया तो आप उसे लेकर कहीं दूर भाग जाएंगे, लेकिन याद रखिए, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगा, क्योंकि ईशा अब मेरी है, यानी अथर्व राठौर की, और दुनिया की कोई ताकत उसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। वो ईशा की ओर देखकर ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। 5 मिनट है तुम्हारे पास, वरना तुम अथर्व को देखोगी, राठौर को। ये कहकर अथर्व बाहर चला जाता है। 5 मिनट बाद ईशा बाहर आकर उसकी कार में बैठ जाती है। रवि जी पीछे पीछे आते हैं और अथर्व से हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं नहीं जानता तुम मेरी बेटी को क्यों अपने पास रखना चाहते हो, लेकिन बस इतना कहता हूँ, मेरी ईशा को तकलीफ मत देना। उसने जिंदगी भर दर्द सहा है, अब और मत देना। अगर प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम उसे चोट भी मत देना। भगवान के लिए उसके साथ गलत मत करना। रवि जी की नम आंखों को देखकर अथर्व का दिल कुछ पिघलता है, लेकिन वो चेहरे पर कुछ नहीं दिखाता। बिना कुछ कहे कार में जाकर ईशा के बगल में बैठ जाता है। गौतम गाड़ी चलाने लगता है और वे सब AR मेंशन लौट आते हैं। अथर्व ईशा को अपने मास्टर बेडरूम में लेकर चला जाता है। ईशा बिना कुछ कहे उसके साथ चली जाती है। उस समय रात के 9 बजे बज रहे थे। रूम में आने के बाद भी ईशा ने एक बार भी अथर्व की तरफ नहीं देखा और सीधा जाकर बेड पर लेट गई। अथर्व ड्रेसिंग रूम में चला गया और कुछ देर बाद सिर्फ ट्राउजर पहनकर बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नजर सोफे पर सो रही ईशा पर पड़ी। सोते हुए ईशा बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ देर तक अथर्व बस उसे देखता ही रह गया। तभी उसकी नजर ईशा के जले हुए पैरों और हाथ की चोट पर गई। अथर्व ने तुरंत ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और सावधानी से दवा लगाई। फिर उसने ईशा को ब्लैंकेट से ढक दिया। ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद अथर्व ने अपना हाथ उसके सिर पर रखकर बालों को सहलाया और फिर उसके माथे पर किस किया। किस करते ही उसे एहसास हुआ कि ईशा को अब भी बुखार है, इसलिए वो डॉक्टर की दी हुई दवाइयों में से दवा निकालकर पानी का गिलास लेकर उसके पास आया। ईशा गहरी नींद में थी, इसलिए अथर्व ने उसे उठाते हुए कहा, बीवी उठो। जब ईशा नहीं उठी तो उसने उसके गाल पर हल्की थपकी दी और फिर से कहा, बीवी उठो। इस बार ईशा उठ गई। उसकी नजर जैसे ही अथर्व पर पड़ी, वो तुरंत घबराकर सोफे पर बैठ गई और डर भरी आंखों से उसे देखने लगी। अथर्व ने दवा और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, दवा लो, फिर सो जाना। अथर्व का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। ईशा उसे देख रही थी, लेकिन उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। अथर्व अपने इमोशंस को छुपाने में बेहद माहिर था। जब ईशा लगातार उसे देखती रही तो अथर्व हल्की गुस्से भरी टोन में बोला, रात भर मुझे देखने का ही इरादा है क्या, या दवा भी लोगी? उसकी बात सुनकर ईशा ने बिना कुछ कहे दवा खा ली और पानी का गिलास वापस थमा दिया। फिर तुरंत ब्लैंकेट ओढ़कर चेहरा छुपा लिया और सोने की कोशिश करने लगी। अथर्व ने भी गिलास साइड में रखकर बेड पर जगह ली। उसकी निगाहें अब भी ईशा पर थीं, जो ब्लैंकेट में पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी ओर देखे जा रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी और आती भी कैसे आज उसका सुकून उसकी बाहों में जो नहीं था। वहीं दूसरी ओर ईशा ब्लैंकेट के अंदर अपने पापा की कही हुई बातें सोच रही थी। कुछ देर करवटें बदलने के बाद भी जब अथर्व को नींद नहीं आई तो वो उठकर स्टडी रूम चला गया और काम में लग गया। फ्लैशबैक। जब अथर्व बाहर आया था, उससे पहले ईशा अपने पापा से कह रही थी, नहीं पापा, मुझे उनके साथ कहीं नहीं जाना। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। उनके साथ एक पल भी रहना मुश्किल है। प्लीज हमें रोक लीजिए। रवि जी ने उसे समझाया, ईशा, बचपन से अब तक तुम हमेशा डरते हुए ही जी रही हो। अब डरना छोड़ दो। अथर्व तुमसे प्यार नहीं करता, ये मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात माननी होगी, वो तुम्हें डरा सकता है, मगर दुनिया में किसी और को ये हक नहीं देगा कि वो तुम्हें डरा सके। इसलिए उसके सामने डरना बंद करो और डटकर खड़ी रहो। जो जितना डरता है, लोग उसे उतना ही डराते हैं। ईशा रोते हुए बोली, लेकिन पापा, आप हमें यहाँ से दूर भी तो ले जा सकते हैं, जहाँ कोई हमें ढूंढ ना पाए। रवि जी ने शांत स्वर में कहा, ऐसा नहीं हो सकता ईशु। मान लो मैं तुम्हें दूर भी ले जाऊं तो भी क्या फायदा। अथर्व ने साफ कहा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हें ढूंढ निकालेगा। उससे भागने से अच्छा है कि तुम उसी के पास रहो। हर इंसान वक्त के साथ बदलता है। अथर्व भी बदलेगा, तुम्हें उसी के साथ जाना होगा। ईशा आंखों में आंसू भरकर बोली, पर पापा, उसके साथ कैसे रहूंगी? वो जल्लाद है, हैवान है। रवि जी ने गहरी सांस ली। प्यार एक ऐसी ताकत है जो हर नफरत को जीत सकती है। तुम्हें उसकी नफरत को प्यार में बदलना होगा। ईशा कुछ और कह पाती, उससे पहले ही रवि जी बोले, अब जाओ ईशु, वही तुम्हारा असली घर है। ईशा ये सुनकर बहुत भावुक हो गई और बिना कुछ कहे बाहर आ गई।
रवि जी ने अकेले में कहा, जानता हूँ मेरी बात ने तुम्हें दुख दिया है, पर मैंने अथर्व की आंखों में तुम्हारे लिए गुस्सा और जुनून दोनों देखा है। गुस्सा खत्म हो सकता है लेकिन जुनून नहीं, इसीलिए तुम्हारा उसके साथ रहना ही सही है। तभी तुम उस बुराई से बच सकती हो जिससे मैंने तुम्हें अब तक बचाए रखा था। फ्लैशबैक एंड। ईशा ये सब सोचकर आंसुओं से भर जाती है। वो ब्लैंकेट हटाकर बालकनी में जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर बेड पर सोते अथर्व पर पड़ती है। अथर्व ने कुछ देर पहले ही नींद की दवा खाई थी, इसलिए अब गहरी नींद में था। ईशा बालकनी में जाकर ठंडी हवा और चांद को देखती हुई बुदबुदाई, आखिर क्यों पापा? जिसके साथ मैं रहना नहीं चाहती, आपने मुझे उसी के साथ क्यों भेज दिया? तभी उसे कमरे के अंदर से अथर्व की तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत अंदर आई और देखा कि अथर्व पसीने से भीगा हुआ है और डरावना सपना देख रहा है। सपने में उसने किसी को फांसी पर लटकते देखा, फिर कफन में लिपटी लाश और एक 12 साल का बच्चा जो सब कुछ बिना भाव के देख रहा था। उस खौफनाक ख्वाब में डूबा अथर्व पैनिक करने लगा। ईशा ने घबराकर उसका सीना छुआ तो नींद में ही उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, मुझे छोड़कर मत जाना। ईशा डर गई लेकिन धीरे धीरे उसके पास बैठ गई। अथर्व ने अचानक अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और बार बार बुदबुदाने लगा, मुझे छोड़कर मत जाना। ईशा ने कांपते हाथों से उसके बालों को सहलाया और धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शांत हो जाओ। उसकी मौजूदगी से अथर्व शांत हो गया। उसने उसका हाथ थाम लिया